In this particular video, we are covering the rest of the chapter 2, जो कि almost same है, and we are using अतुल अग्रवाल सर notes. So further से discuss करते हैं without wasting any more seconds. Theory of constant और throughput accounting क्या बोलती है? Meaning and basics. ये क्या है? These are what? Meaning and basics. These are the set of principles to manage and remove bottleneck and maximize profit. तो what is the theory of constant और throughput accounting क्या बोलती है? Set of principle to manage. हमें manage करना है, remove करनी है bottleneck को, maximize करना है profit को. Bottleneck is a resource whose availability is minimum in comparison to requirement among all other resources. तो हम क्या बोल रहे हैं कि what are the meaning and basics? Set of principle. What will be the meaning and basics? Meaning and basics क्या है? These will be what? This will be the what is the meaning? Theory of constant. Meaning of throughput accounting क्या है? Set of principle to manage and remove. Set of principle to हमें manage करना है, remove करना है, bottleneck maximize करना है, profit. Bottleneck is a resource whose availability is minimum in comparison to requirement among all other resources. ABC Limited हम क्या बोलते हैं? एक product है ABC. प्रोसेस होगा थ्रू 3 मशीन्स के थ्रू. मशीन PQR रिक्वायरमेंट क्या है? 6 आवर्स, 200 आवर, 400 आवर. अवेलेबिलिटी 300 आवर, 40 और दिस. Resource utilization will be 2:1, then 5:1, then 4:1 and then bottleneck. Steps 2. उसके बाद फर्दर हमारा आता है that what will be steps to manage bottleneck and maximize profit. कौन सी ऐसे steps है जिसके थ्रू हम मैनेज करेंगे bottleneck, मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट, डिटरमाइन करेंगे रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज. देन इसके बाद हमें डिटरमाइन करना है रिसोर्स यूटिलाइजेशन परसेंटेज फॉर ईच रिसोर्सेज आर एज फॉलो. रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिवाइड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मल्टीप्लाई बाय 100. तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट आर द स्टेप्स टू मैनेज द बॉटलनेक एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट. कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे? कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे? आई थिंक मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो सो दैट मुझे तुम्हें दिख जाए. हम हियर बाय क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स. कौन सी ऐसी स्टेप्स होगी? व्हाट आर दी स्टेप्स? कैसे हम मैनेज कर पाएंगे? कैसे हम मैनेज करेंगे? हाउ वी विल मैनेज द बॉटल नेक एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट. कैसे हम मैनेज करेंगे? आई थिंक दिस शुड बी हियर सो दैट ये कुछ ज़्यादा फ्रंट में हो गया बट द सेम इज वी आर able to connect the things. So what are the steps to manage bottleneck and maximize profit? कौन सी ऐसी steps है जो कि हमें फॉलो करनी होगी? व्हाट आर दी स्टेप्स टू मैनेज बॉटलनेक को मैनेज करना एंड कैसे हम मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट. हमें डिटरमाइन करना होगा रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज. डिटरमाइन करेंगे रिसोर्स यूटिलाइजेशन परसेंटेज फॉर ईच रिसोर्स आर एज फॉलो. रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स डिवाइड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100. हम आइडेंटिफाई करेंगे बॉटलनेक रिसोर्स. रिसोर्स हैविंग हाईएस्ट यूटिलाइजेशन percentages bottleneck. हम determine करेंगे throughput contribution per unit of each product as follow. Throughput contribution per unit will be the sales minus direct material cost. Throughput contribution per unit क्या होगा? It will be sales minus direct material cost. Assumption of throughput accounting will be the direct material is only variable cost, all other costs are fixed. हम क्या बोलते हैं कि throughput accounting what will be the assumption of throughput accounting का assumption ये है कि direct material is only variable cost. सिर्फ और सिर्फ direct material cost ही variable cost है और all other costs are fixed. सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट है और बाकी सारी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड है. तो व्हाट आर द स्टेप्स टू मैनेज बॉटलनेक एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट? कौन सी ऐसे स्टेप्स है जिसके थ्रू हम मैनेज करेंगे बॉटलनेक और कैसे हम मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट को? हमें डिटरमाइन करना होगा रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज. हमें क्या करना होगा? हमें डिटरमाइन करना होगा रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज. हमें डिटरमाइन करना होगा रिसोर्स यूटिलाइजेशन परसेंटेज फॉर ईच रिसोर्स आर एज फॉलो. रिक्वायरमेंट क्या है? रिसोर्सेज का. अवेलेबिलिटी क्या है? रिसोर्सेज मल्टीप्लाइड बाय 100. उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है बॉटलनेक रिसोर्स. रिसोर्स हैविंग हाईएस्ट यूटिलाइजेशन परसेंटेज इज बॉटलनेक. डिटरमाइन करना है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट एज फॉलो. थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी द सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. Assumption of throughput accounting is direct material is only the variable cost and rest all costs will be treated as fixed cost. हम उसे as a treat करेंगे. उसके बाद हमारा आ जाता है the next thing is
तो determine throughput contribution per bottleneck resource as follow. Throughput contribution per unit divided by bottleneck resource per unit. What will be the, how will you determine the throughput contribution per bottleneck resource as follows? Throughput contribution per unit divided by bottleneck resources per unit. Allocate कीजिए rank to each product as per throughput contribution per bottleneck resource. First, manufacture rank one product and so on, and allocate the resources on that basis. If any order is already accepted for product, then first produce for such order and then produce as per rank. If any order is already accepted for product, अगर कोई order जो है वो already accept है for product, then first produce for such other order and then produce as per rank. Gold rate 5 steps to remove bottleneck. Now this is also the important question. I must say this one is also important because किसी ने particularly suggest किया था, if I am not wrong, then I was watching one video of Tarun Khurana sir, and he guides that gold rate 5 steps to remove bottleneck is very important. Maybe वो SCMPE में important हो, but हमें भी पढ़ लेना चाहिए for the SCPM के लिए. So what are the gold rate 5 steps to remove bottleneck? Gold rate 5 steps to remove bottleneck क्या है? Identifying the bottleneck. सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें identify करना होगा bottleneck को. उसके बाद हमें exploit the bottleneck. उसके बाद हमें क्या करना होगा? That is फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है बॉटलनेक. उसके बाद हमें एक्सप्लॉइट करना है बॉटलनेक फुली यूटिलाइज ऑप्टिमली, फुली यूटिलाइज करना है ऑप्टिमली तरीके से. फिर नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज आर सब ऑर्डिनेट. नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज को सब ऑर्डिनेट किया जाएगा. देन एलिवेट द बॉटलनेक बाय एनहेंसिंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. एलिवेट करेंगे हम बॉटलनेक को बाय एनहेंसिंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी एंड देन रिपीट द प्रोसेस. देन वी विल रिपीट द सेम. तो हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे द प्रोसेस. तो व्हाट आर द गोल्ड रेट 5 स्टेप्स टू रिमूव बॉटलनेक? हम क्या बोलते हैं? गोल्ड रेट 5 स्टेप्स टू रिमूव बॉटलनेक. गोल्ड रेट के 5 स्टेप्स क्या है जिसके थ्रू हम बॉटलनेक को रिमूव कर सकते हैं? हमें आइडेंटिफाई करना होगा बॉटलनेक को. हमें हमें क्या करना होगा? हमें आइडेंटिफाई करना होगा बॉटलनेक को. व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट आर दी गोल्ड रेट 5 स्टेप्स टू रिमूव बॉटलनेक? गोल्ड रेट के 5 स्टेप्स क्या है जिसके थ्रू हम बॉटलनेक को रिमूव कर सकते हैं? हमें आइडेंटिफाई करना होगा बॉटलनेक को, फिर हमें उसे फुली यूटिलाइज करना होगा ऑप्टिमली तरीके से, एक्सप्लॉइट द बॉटलनेक. तो व्हाट आर दी गोल्ड रेट 5 स्टेप्स टू रिमूव बॉटलनेक? गोल्ड रेट के 5 स्टेप्स क्या है जिसके थ्रू हम बॉटलनेक को रिमूव कर सकते हैं? गोल्ड रेट के 5 स्टेप्स क्या है जिसके थ्रू हम बॉटलनेक को रिमूव कर सकते हैं? वो है हमें आइडेंटिफाई करना होगा बॉटलनेक को. हमें आइडेंटिफाई करना होगा बॉटलनेक को, एक्सप्लॉइट करना होगा तो बॉटलनेक फुली यूटिलाइज ऑप्टिमली. फिर नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज आर सबऑर्डिनेट की जाएगी. एलिवेट करेंगे हम द बॉटलनेक बाय एनहांसिंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. और फिर हम रिपीट करेंगे प्रोसेस को. तो हमने क्या सीखा? गोल्ड रेट के 5 स्टेप्स क्या है जिसके थ्रू हम बॉटलनेक को रिमूव करेंगे? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे बॉटलनेक को. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे बॉटलनेक को, फिर हम एक्सप्लॉइट करेंगे बॉटलनेक को, फुली यूटिलाइज करेंगे उसे ऑप्टिमली. फिर हम एक्सप्लॉइट करेंगे बॉटलनेक को, फुली यूटिलाइज करेंगे उसे ऑप्टिमली. फिर हम नॉन bottleneck activities are subordinate. From known bottleneck activities को subordinate करेंगे, elevate करेंगे bottleneck by enhancing capacity and efficiency. हम elevate करेंगे bottleneck को by enhancing capacity and efficiency. और फिर हम repeat करेंगे the process. Then we will repeat the process. तो व्हाट आर द गोल्ड रेट 5 स्टेप्स टू रिमूव बॉटलनेक? इस हम आइडेंटिफाई करेंगे बॉटलनेक को, फिर हम एक्सप्लॉइट करेंगे बॉटलनेक को फुली यूटिलाइज कैपेसिटी तक. फिर नॉन बॉटलनेक एक्टिविटीज को सबऑर्डिनेट किया जाएगा. फिर एलिवेट करेंगे बॉटलनेक बाय एनहांसिंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी एंड देन वी विल रिपीट द प्रोसेस. कैन वी अगेन रिपीट द सेम थिंग? व्हाट आर द गोल्ड रेट 5 स्टेप्स टू रिमूव बॉटलनेक? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे बॉटलनेक को, फिर हम एक्सप्लॉइट करेंगे बॉटलनेक को फुली ऑप्टिमाइज fully utilize optimally. Then हम known bottleneck activity को subordinate करेंगे, then elevate करेंगे bottleneck को by enhancing capacity and efficiency and then repeat the process. तो हमें कुल मिला के ये समझ आया है कि गोल्ड रेट bottleneck में क्या क्या करते हैं. थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो क्या है? व्हाट इज थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो? कैलकुलेशन ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो ऑफ प्रोडक्ट. थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर बॉटल रिसोर्स डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक रिसोर्स.
तो हम क्या बोलते हैं, कैसे हम कंप्यूट करेंगे थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर, थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या होता है, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर बॉटलनेक रिसोर्सेज कितना है डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक रिसोर्स। फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल, बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल तो एक फिक्स सॉरी वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी सारी फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट ऑल अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट एक्सेप्ट दिस। फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक विल बी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल bottleneck resource time. If the ratio is greater than 1, it signifies throughput contribution of product is greater than the factory cost and therefore product is profitable. फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 90 और 80, डायरेक्ट मटेरियल कंट्रीब्यूशन है 66 और 60, मशीन एक्स आर्स है 10 और ये है 3 आर, मशीन वाई इज 18 और 6, मशीन जेड इतनी है, डिमांड हमें दे रखी है। तो हम इसमें कैसे कर रहे हैं, मशीन एक्स के अवेलेबल आर्स, मशीन एक्स की अवेलेबल आवर्स मशीन एक्स के अवेलेबल आवर्स हमने कैसे निकाले होंगे, तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि जैसे मशीन एक्स के अवेलेबल आवर्स तो हमें दे रखे हैं 24,000, ये तो ऑलरेडी दे रखे 32 और 10, 24 32 अवेलेबल तो हमें दे रखे क्वेश्चन में। फिर फैक्ट्री कॉस्ट और ये सब दे रखा है, कैलकुलेट करना हमें प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रॉफिट बाय अप्लाइंग थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड ऑल्सो कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, जो भी दे रखा है कैलकुलेट थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिक्वायरमेंट एंड अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट निकालने, अवेबिलिटी वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन, already we have given the data relating to the availability that is of 24,000 32,000 and 25,000, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। रिक्वायरमेंट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी डिमांड कितनी है, कितना हमें रिक्वायर, डिमांड कितनी है 2000, 2000 हमारी डिमांड है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 है, मशीन एक्स आर कितना लेती है 10 घंटे, तो 10 प्लस 2000 मल्टीप्लाई मशीन 2000 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बी में कितना लगता है 3 घंटे लगते हैं, प्रोडक्ट ए के लिए लगते हैं 10 घंटे, तो ऐसे हमें करना है। तो हमारी डिमांड है 2000, दो आपको क्या करना है 2000 लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, what we need to do is 2000 multiply by 10, फिर उसका एम प्लस में डालिए, देन 2000 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बी के लिए 3, तो ये आ जाएगा 26,000। तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी आएगी 26,000। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट बी के लिए क्या आएगी 2000, फिर हमारी प्रोडक्ट बी के लिए आएगी 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय वाई के लिए 18 आवर्स और प्रोडक्ट बी के लिए 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय मशीन वाई के लिए है 6, तो इट विल बी 48,000। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट आ गई। उसके बाद हमारा आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय, फिर आएगा मशीन जेड के लिए 5 और फिर 2000 मशीन जेड के लिए अगेन 5, तो इट विल बी 20,000। तो हमारी रिक्वायरमेंट तो इजीली हमने कैलकुलेट, हमें अवेबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है और रिक्वायरमेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट जैसे आपको दिख रहा है 26,000 48 ये कैसे आया, तो हमारी डिमांड थी 2000, प्रोडक्ट ए के लिए 10 घंटे लग रहे हैं, प्रोडक्ट बी के लिए जो है वो 3 घंटे लग रहे हैं। ये प्रोडक्ट एक्स में ए और बी, प्रोडक्ट ए और बी के दे रखे एक्स में इतने लग रहे हैं, वाई में इतने लग रहे हैं, जेड में इतने लग रहे हैं, तो हमारी इससे रिक्वायरमेंट आ गई और हमारी अवेबिलिटी तो पहले ही दे रखी थी। तो इसके थ्रू हमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन पता चल जाएगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे आएगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय अवेबिलिटी करोगे, उसका रेशो आ जाएगा, ये आ जाएगा 108.33। तो when you do the 26,000 divided by 24,000 you will get 108.33। Afterwards you will do 48,000 divided by 32,000 multiplied by 100, you will get 150%। then you will do 20,000 divided by 25,000 multiply 100, you will get the 80%। उसके बाद प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, प्रोडक्ट ए की है 90, प्रोडक्ट बी की है 80, प्रोडक्ट ए की है 90, प्रोडक्ट बी की है 80। फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी दी रखी है, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 66 और 16, मटेरियल आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई, मटेरियल आ गया,
उसके बाद थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यू विल गेट दी थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यू विल 90 माइनस 66 यू विल गेट 24 थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस में से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लेस करोगे तो यू विल गेट द थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगेन सेलिंग प्राइस में से डायरेक्ट मटेरियल लेस करोगे 60, तो यू विल गेट द थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज 20। उसके बाद बॉटलनेक रिसोर्सेज, बॉटलनेक रिसोर्सेज उसके बाद आपको क्या करना है 18 आवर्स और 6 आवर्स बॉटलनेक रिसोर्सेज 18 आवर्स 6 आवर्स, तो इसमें आ जाएगा हमारा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया बॉटलनेक रिसोर्सेज मशीन वाई का थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमारा डायरेक्टली आ गया कि कैसे हमने सेलिंग प्राइस में से उसको लेस कर दिया है किसको, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को, तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। फिर बॉटलनेक रिसोर्सेज मशीन वाई का निकाल रखा है, तो मशीन वाई में मशीन वाई के आज ले लो 18 और 6, यहाँ पे हमें ऊपर दिया भी है 18 और 6 दिया था, वाई के केस में 18 और 6 दिया था, तो क्वेश्चन में या तो वाई के लिए पूछा होगा। तो when we will do 24 divided by 18 it will be 1.33 और it will be 20 divided by 6 it will be 3.33। तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक दे देंगे, रैंक देंगे 1 देंगे प्रोडक्ट बी को, 2 देंगे प्रोडक्ट ए को। उसके बाद मशीन वाई के आवर्स कितने अवेलेबल है, दैट इज मशीन वाई के हमारे पास है 32,000 अवेलेबिलिटी थी, रिक्वायरमेंट तो हमने निकाली थी, अवेलेबिलिटी कितनी थी 32,000। अवेलेबल कितने 32,000, फिर है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 6 12,000, प्रोडक्ट ए के लिए कितना बचा, बचा हुआ प्रोडक्ट ए को मिलता है। और जो दोनों की यूनिट्स होगी, प्रोडक्ट ए की यूनिट आ रही है 4 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई 24 थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर उसमें से हम फर्दर लेस करेंगे, देखो क्या हुआ यहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया, फिर हमने वाई के प्रोडक्ट ए और बी दोनों के आज लिए, उससे हमारी रैंकिंग निकल गई। तो पहले जो है प्रोडक्ट बी की है रैंकिंग 1 और प्रोडक्ट ए की रैंकिंग 2 है। तो हमारे पास मशीन वाई के अवेलेबल आज थे 32,000, उसमें से हमने प्रोडक्ट बी के 6 आज मशीन प्रोडक्ट बी के मशीन वाई के हिसाब से 6 आवर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, तो 12,000 आया। रिमेनिंग कितना है हमारे पास 20,000 है, जबकि प्रोडक्ट ए को कितना चाहिएगा, प्रोडक्ट ए के कितने रिक्वायरमेंट होगी, तो 20,000 डिवाइड बाई 18, इससे यूनिट आ गई 20,000 प्रोडक्ट ए के लिए हो गया। इसकी यूनिट्स जो है हमें यहाँ मिली 2,000 और इसमें इतना ही हो पाएगा। फिर उसके बाद ये थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था 24 और 20, इन दोनों से हमारा ये आंसर आ गया, इसमें से हमने फैक्ट्री कॉस्ट लेस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट आ गया है। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो कैसे निकलता है, फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक, फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक हमारे कितने आ रहा था 48,000 और डिवाइड बाय हमने कितना किया अवेलेबल आवर्स, तो हमारा है 1.5 थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ वाई डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट पर आवर ऑफ वाई। तो पर फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक कितना है 1.5 और थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आर कितना है 1.33 और ये हमारा उससे आया था कंट्रीब्यूशन पर से, तो जिसके अकॉर्डिंग हमने रैंकिंग दी थी, तो उसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.89 और 2.22, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का रैंकिंग आ गई। तो इसका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ वाई, मतलब जो भी है पर आर ऑफ वाई, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आर ऑफ वाई डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर आर ऑफ वाई।
हम क्या बोलेंगे दैट व्हाट विल बी द थ्रूपुट अकाउंटिंग, और जो भी है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो क्या होगा, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आर ऑफ वाई डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर आर ऑफ वाई। तो इससे हमारा अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं supply chain management, then we are reading further for supply chain management। supply chain management में क्या होगा कि supply chain management, supply chain management SCM meaning and basics, supply chain all activity associated with flow moving and transformation। हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM मीनिंग एंड बेसिक्स क्या होगा, सप्लाई चेन ऑल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद फ्लो मूविंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टेज टू एंड यूजर। जिस भी तरीके से आप जितनी भी एक्टिविटी एसोसिएटेड विद फ्लो मूविंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टेज टू एंड यूजर तक कैसे पहुंच रहा है, रॉ मटेरियल स्टेज से लेके एंड यूजर तक कैसे पहुंच रहा है, वो है सप्लाई चेन। जबकि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद फ्लो मूविंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूजर। ये जो सारी एक्टिविटी का मैनेजमेंट है वो तो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और ये जो एक्टिविटी है ये है सप्लाई चेन। उसके बाद पोर्टर प्राइमरी एक्टिविटी इन वैल्यू चेन है, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग एंड सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस, जिसे सर्विसेज भी बोल रखा है। सप्लाई चेन में क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोक्योरमेंट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स। As per SCM, each of the above activity are integrated, interrelated to each other. SCM is a continuous effort where commitment is required from top to bottom. Objective of SCM is to meet customer demand is in cost effective manner। हमारा objective क्या होता है, हमें मीट करनी है कस्टमर की डिमांड को इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, प्लानिंग प्रोडक्शन, प्लान प्रोडक्शन प्लानिंग, डेवलप करना है प्लान टू एड्रेस रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, प्रोडक्शन मस्ट बी प्लान बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड और एक्चुअल डिमांड, प्रोडक्शन मस्ट बी प्लान बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड और एक्चुअल डिमांड, रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर परचेज फ्रॉम सप्लायर इन दिस स्टेप, गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर टू एंश्योर टाइमली डिलीवरी एंड बेटर क्वालिटी, सेलेक्ट करना है हमें क्वालिटी सप्लायर। मैन्युफैक्चर, फिर हमें क्या करना है, मेक करना है, मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय कस्टमर एज पर डीम्ड एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर, deliver logistics, deliver the product manufactured for customer, and this stage is concerned with logistic, inbound logistic and outbound logistic. An excellent system must be in place to ensure movement of material and good is uninterrupted. Inbound logistic is trained and the third party logistic is a tie up। inbound logistic तो trained होता है, third party logistic is a tie up। टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन क्या है, पुश मॉडल एंड पुल मॉडल। we have given two models in the supply chain, that is a push model and pull model। तो पहले हम क्या करें, पहले हम या तो उससे पुश करें या फिर पुल करें। अगर हम पुल की बात करें तो स्टॉक प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डिमांड। तो जब हम पुल करते हैं, पुल मॉडल क्या बोलता है, स्टॉक प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डिमांड, जो भी स्टॉक प्रोड्यूस होगा दैट द सेम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डिमांड। पुश मॉडल में क्या होगा, स्टॉक प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड डिमांड। तो हम पुश क्या करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, दैट इज पुल करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो पुल मतलब एक्चुअल डिमांड, स्टॉक प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डिमांड। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये याद रखना है पुल में क्या होता है, पुश में क्या होता है। पुल में क्या होता है, पुल में हमें एक्चुअल डिमांड के बेसिस पे स्टॉक प्रोड्यूस करना होता है, और पुश मॉडल में हम एस्टिमेटेड डिमांड के बेसिस पे प्रोड्यूस करते हैं, स्टॉक प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड डिमांड बेस्ड ऑन रिसर्च पे बेसिस होकर हम पुश मॉडल में एस्टिमेटेड डिमांड का प्रोडक्शन करते हैं। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन क्या, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन विद सप्लायर, रिलाई अपॉन सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Supplier relationship management, supplier relationship management, how relationship with supplier are developed and maintained, sources, number of supplier, cost, clarity, time, partnership with supplier, benefit, ensure quality and innovation, enhance reliability and delivery। use of information technology का कैसे use करेंगे, e-procurement is an electronic method which improves speed and efficiency of procurement। e-procurement क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जो कि इम्प्रूव करता है स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोक्योरमेंट। कंस्टिट्यूएंट ऑफ ई प्रोक्योरमेंट इज ई सोर्सिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेथड फॉर फाइंडिंग न्यू सप्लायर, ई पुशिंग, ई परचेसिंग इज प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग ऑनलाइन, ई पेमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देन डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन विद कस्टमर, रिलाई करते हैं हम अपॉन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, एनालाइज करते हैं हम कस्टमर्स एंड देयर बिहेवियर को, हम
कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर एक्विजिशन, रिटेंशन, एक्सटेंशन, रीसेल, क्रॉस सेलिंग, अपसेल, क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम कलेक्ट करेंगे, ऑर्डर कलेक्ट करेंगे, ऑर्डर रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स, यूज ऑफ ई इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ई कॉमर्स एंड एससीएम। ओ गॉड, ये डिस्चार्ज हो रहा है पीसी। फर्दर हमें पढ़ना होगा अबाउट द थिंग दैट इज further we are reading about the key process in SCM business model. Then 25 almost a chapter we are done with this. मतलब बस खत्म ही होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। तो कहाँ तक था ये चैप्टर? टीम सिस्टम। ओके, तो चैप्टर 2 हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, थोड़ा सा बच रहा है, उसे हम अभी कवर कर रहे हैं इन दिस पार्ट ओनली। तो हमारा कहाँ तक हुआ है इस ये हमारा हो गया है, हमने इसको रीड कर लिया है। इसको भी हम क्विकली रीड ही कर रहे हैं। ई कॉमर्स एंड एससीएम क्या है? एससीएम शैल बी नेसेसरी फॉर ई कॉमर्स बिजनेस एज कस्टमर बाइंग ऑनलाइन वांट्स फास्टर डिलीवरी फ्रॉम मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद गुड क्वालिटी। फिर हम क्या बात कर रहे हैं? कस्टमर ऑर्डर में क्या होता है? इफेक्टिव मैकेनिज्म टू कैप्चर कस्टमर ऑर्डर, इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम, प्रोक्योरमेंट में सीमलेस कम्युनिकेशन टू सप्लाई, इंटीग्रेटेड ईआरपी, प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक्स। In all stages, SCM shall be necessary for e-commerce. Key process in SCM business model will be information flow to understand expectation of customer and collect feedback of customer. Capacity and skill management require capacity and skilled staff. Demand management, how to generate demand of product. Customer relationship management, supplier relationship management, service delivery management, monitor service performance, cash flow, inflow from customer and inflow from customer। हम क्या बोल रहे हैं कि this we have read, this we are reading currently. In all stages, SCM shall be necessary for e-commerce, customer order, procurement, production, logistic. Key process in SCM business model is information flow. What are the key process in SCM business model? Will be information flow to understand expectation of customer and collect feedback of customer. Capacity and skill management require capacity and skilled staff. Demand management, how to generate demand of product. Customer relationship management, then supplier relationship management, then service delivery management, monitor service performance, cash flow inflow from customer and payment to suppliers. देन व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एससीएम? ये आ सकता है, ये मिनिमाइज करता है वेस्ट को, रिड्यूस करता है सप्लाई चेन कॉस्ट को, रिड्यूस करता है सप्लाई चेन कॉस्ट को, बेटर कस्टमर सर्विस देता है, बेटर डिलीवरी देता है, ऑप्टिमाइज करता है, ऑप्टिमम इन्वेंट्री को रखता है, जनरेट करता है कैपेबिलिटी बिकमिंग फ्यूचर रेडी, इंप्रूव करता है सप्लाई रिलेशनशिप ईज एंड ट्रांसपेरेंसी रखता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर, legally binding formal and informal contract, improve करता है many component from definition of service to termination of agreement. Customer lifetime value, net present value, projected cash flow from lifetime of customer relationship, customer lifetime value, present value क्या है? Inflow minus present value of outflow. PV of expected income from customer during lifetime, offer, discount, etc. cost at the beginning. G offer कर रहा है discount etc. cost at the beginning. Per customer is this expected income from customer, PV factor, and we need to calculate the same. तो इसका PV factor कैसे निकालेंगे? 1000 1000 1000
गॉड, दिन में पढ़ने से तो नींद ही आता है। बस हम ऑलमोस्ट वी आर ऑन द कंप्लीशन स्टेज। हमें पीवी कैसे निकलेगा, पीवी इनफ्लो आउटफ्लो वी ऑल नो हाउ टू डू द डिस्काउंटिंग। 1000 मल्टीप्लाई 9.90, देन 1000 मल्टीप्लाई 0.826 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 0.71, then 500 multiply 0.683, then 500 multiply 0.621, so you will get 3138 or 39. So minus PV of outflow will be 2000, so you will get 1138 as an answer. ये क्या है, एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम इन द 5 years। एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम कस्टमर ऐसे आ जाएगी डिस्काउंटिंग के थ्रू, तो ये हमारा हो जाएगा इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। देन आता है हमारा गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। व्हाट इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के में क्या होगा, what will happen under this one is meaning and basics. It is a contractual arrangement where supplier agree to supply to customer with no guarantee of receiving payment, but payment of supply is based upon benefit that emerge to customer. Risky this to supplier as he can walk away with nothing. It benefit to customer or are substantial. Supplier can get larger return. Gain benefit is not necessarily financial. It is a win-win situation for both supplier and, तो बेसिकली ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। इट इज एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होता है जहाँ पे सप्लायर एग्री होता है, वो सप्लाई करेगा कस्टमर को जहाँ पे उसकी कोई गारंटी नहीं होगी ऑफ रिसीविंग। एक ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है वेयर सप्लायर एग्री हो जाएगा, सप्लाई करेगा कस्टमर को विथ नो गारंटी ऑफ रिसीविंग पेमेंट, बट पेमेंट ऑफ सप्लाई इज बेस्ड अपॉन बेनिफिट दैट इमर्ज टू कस्टमर। रिस्की है थोड़ा टू सप्लाई एज ही वॉक अवे विथ एज ही कैन वॉक अवे विथ नथिंग, क्योंकि उसे हो सकता है बिना कुछ लिए ही जाना पड़े। इट बेनिफिट्स टू कस्टमर एज सब्सटेंशियल सप्लायर कैन गेट लार्जर रिटर्न। कैन बेनिफिट इज नॉट नेसेसरली फाइनेंशियल, जरूरी नहीं है। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ सप्लायर एंड कस्टमर। देयर शुड बी प्री डिफाइंड formula for sharing of benefit and period thereof. Reason of failure of can sharing arrangement के कुछ failures हो सकते हैं, unstructured terms of agreement, unstructured terms of agreement, error in implementation, bad relationship between supplier and customer. Then comes the outsourcing. We all people know 11th class से पढ़ा है हमने। outsourcing क्या होता है, also refers as contracting out. It means shifting of task, process, job, operation and product to another part for span of time with objective to reduce cost and increase efficiency. Advantages of outsourcing is cost saving, investment saving, business flexibility. Disadvantages issues in outsourcing is loss of confidentiality, risk of losing sensitive data, quality problem. How to address issue in outsourcing, develop code of conduct, set up audit team that regularly audit outsourcing entities, give list of outsourcing entity on website. So here we are done with chapter number 2. Yes, are you ओके? तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो ऑलरेडी मतलब आई मीन कंप्लीट हो गया है। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच पार्ट 1 तो गो टू गो एंड रेफर पार्ट 1 एज वेल। वी हैव डन एंटायरली चैप्टर 2 फ्रॉम अतुल अग्रवाल सर नोट्स। उससे हमने उसको रिवाइज करने की कोशिश की है फॉर आवर SCPM पेपर। ऑलराइट, तो currently the situation hereby is, are you okay? Alright, so bye for today and meet you with next chapter.